आती है ओपीएस की, तो मैं बता दूं कि ये जो यूपीएस है ये दरअसल यू टर्न इसलिए मारा गया है क्योंकि विपक्ष मजबूत है, देश का लोकतंत्र मजबूत है और ये न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक ओपीएस मिलती नहीं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि पुरानी बोतल में नया माल बेच रहे हैं। ये पहले एनपीएस में 10% सरकार देती थी, 10% कर्मचारी देता था, फिर 4 साल पहले कर दिया 10% कर्मचारी देता रहेगा, 14% सरकार दे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस, फिर न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और अब यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है और यह 1 अप्रैल 2025 से समस्त देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू मानी जाएगी। तो आज के वीडियो में हम आपको एक लाइव डिबेट के महत्वपूर्ण अंश दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी भी हैं, जो यूपीएस के बारे में अपनी राय रख रहे हैं, विश्लेषण रख रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो वर्तमान सरकार है उनके पार्टी प्रवक्ता भी मौजूद हैं और साथ ही अन्य पार्टियों के प्रवक्ता भी यूपीएस के बारे में अपनी क्या राय रख रहे हैं, इस लाइव डिबेट में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर हमेशा की तरह गंभीर रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर के साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस लाइव डिबेट के महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। विजय कुमार बंधु आपको नजर आ रहे हैं और अध्यक्ष हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस। लगातार ओपीएस की लड़ाई ये जमीन से लड़ते रहे हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं नोएडा से लाइव मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। तो राजीव, आज फिर एक बार चर्चा ओपीएस और यूपीएस की होने लगी है। कल जिस तरह से यूपीएस का ऐलान जब केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, अब मैं समझना चाहूंगी राजीव, क्योंकि आप बहुत सरल शब्दों में ओपीएस के और एनपीएस के गणित को अब तक रखते आए थे, अब मैं समझना चाहूंगी ये ओपीएस और यूपीएस का गणित, जिसको लेकर अब राजनीतिक जो घमासान है हमें दिख रहा है। विपक्ष फिर से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कर्मचारी संगठन भी कुछ खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ एक बार फिर से ओपीएस की ही बहाली हो उसके लिए नई लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु हमारे साथ इसी सिलसिले में मौजूद है। तो क्या ओपीएस के बदले ये यूपीएस, ये पेंशन की टेंशन खत्म हो गई है या एक नए राजनीतिक घमासान की यहां से शुरुआत दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से यह फैसला लिया गया है, कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों का यह दबाव हो सकता है, आने वाले विधानसभा चुनाव के को लेकर भी ठीक उससे पहले यह ऐलान करना, क्या उसका यह दबाव है? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या विपक्ष का एजेंडा यहीं रुक जाएगा? पहले तो पूजा, आप ये सरल शब्दों में कह के हमको ज्यादा उलझा देती हैं। तो सवाल ये है कि यूपीएस जो आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस, ये 3 तरह की पेंशन स्कीम जो देश में चल रही है, तीसरी की कल घोषणा हुई है, इसमें बेसिक अंतर क्या है? देखिए, ओपीएस सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, सरकारी और निजी दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होती है और इसी तरह से यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब ये केंद्र सरकार ने अपने लिए 23 लाख उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसकी घोषणा की है। हालांकि राज्यों को भी उन्होंने कहा है कि जो राज्य चाहे इसको लागू कर सकते हैं। ओपीएस में पेंशन मिलती थी, जो लास्ट सैलरी आप जिस अंतिम महीने की जब आप रिटायर होते थे उसका फीस 50%। एनपीएस का बाद में जो यूपीएस है, उसमें आपके जो 12 महीने की सैलरी आप ड्रॉ करेंगे उसका जो एवरेज होगा बेसिक सैलरी का, उसका 50% और फिर इसके बाद डीआर यानी महंगाई राहत या के तौर पर आपको मिलेगा। वो मोटे तौर पर वैसे ही होगा जो ओपीएस की तरह था। ओपीएस में 20 साल की सर्विस के बाद ही आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते थे। यूपीएस में, जिसकी कल घोषणा हुई है, आपको 25 साल की नौकरी, 50% पेंशन के लिए 25 साल की नौकरी पानी होगी। लेकिन यूपीएस में एक चीज और है
कि अगर आपकी नौकरी 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो आनुपातिक लाभ आपको मिलेगा। 10 साल की नौकरी वाले को मिनिमम 10,000 रुपए मिलेंगे। अब एनपीएस में क्या, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है और यूपीएस में एक और आप बात समझिए। पेंशन फंड में एम्प्लॉय की सैलरी का 10% जो कंट्रीब्यूशन होगा, पेंशन फंड में 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होगा और 14% सरकार का होगा। ये एनपीएस में था। यूपीएस में 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो एनपीएस में 14% था उसको अब 18.5% बढ़ा दिया गया। ओपीएस जो कि पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था, यानी कर्मचारी का जो 10% योगदान एनपीएस का है वो यूपीएस में भी बना रहेगा। तो जो सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन लेकर के फिर हम ही को पैसा दे रहे हो। पहले तो 10 और 14 का स्कीम थी, अब 10 और 18.5 का हो गया, तो मूलतः आपने 4.5% अपना बढ़ा दिया, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। लेकिन एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है कि एनपीएस न्यू पेंशन पॉलिसी में ये बाजार के जोखिम पर, अगर बाजार जैसा आगे ऊपर नीचे होगा वैसी आपकी पेंशन या आपका पैसा होगा। आप जो पैसा लगा रहे हो वो बाजार में लगा, मार्केट लिंक। आप देखती होंगी, आप इंश्योरेंस या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक होता है मार्केट लिंक प्लान और एक होता है सम एश्योर्ड कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। एक होता है कि अगर बाजार ऊपर गया तो आपको ज्यादा मिलेगा, बाजार कम आया तो ज्यादा मिलेगा। एनपीएस में ये खतरा था, वो जो लोग रिटायरमेंट पाए उसमें ऐसा ही हुआ, बाजार गिरा रहा तब उस समय उनका बहुत कम पेंशन बनी। लेकिन यूपीएस आपको गारंटीड पेंशन की व्यवस्था करता है, ये फर्क है। और एनपीएस में आपका जितना फंड होता था 10% आपका, 14% सरकार का मिला करके जब आप रिटायर होते थे जो भी फंड होता था बाजार के हिसाब से उसका 60% आपको एक मुश्त मिल जाता था और 40% पेंशन में जाता था, जो महीने के हिसाब से आपकी पेंशन बच जाती थी। ये तरीका था। इसमें ऐसा तरीका नहीं। यूपीएस में अगर आपने 10 साल की नौकरी की है तो 10,000 रुपए मिनिमम प्लस आपको डीआर, और अगर आपने 25 साल की है तो आपको जो पेंशन है करीब करीब ओपीएस के बराबर पेंशन मिलेगी। अब दूसरा सवाल है कि जो ये 2004 से एनपीएस लागू हुआ, 2025 से, अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। तो 2004 से लेके और 25 तक के बीच में जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में जो रिटायर हो गए उनका क्या होगा वो भी सोच रहे होंगे। उनके लिए प्रावधान है कि उनको एरियर मिलेगा ब्याज सहित और उनको भी इससे फायदा होगा। अब एम्प्लॉय के सामने विकल्प है कि वो एनपीएस लेना चाहते हैं कि यूपीएस लेना चाहते हैं। तो अगर आप गारंटीड जाना चाहते हैं तो आप यूपीएस में जाएंगे, और अगर आप बाजार के जोखिम के साथ फायदा नुकसान सहने का मादा रखते हैं तो आप एनपीएस में रह सकते हैं। मोटे तौर पर यही तीनों स्कीम का मामला है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें कर्मचारी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता था, लेकिन इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े वर्ग ने स्वागत किया है, क्योंकि एनपीएस में जोखिम बहुत था, कम से कम इसमें गारंटी रहेगी। और इसी तरह से फैमिली पेंशन के लिए भी इसमें उसी तरह से मोटे तौर पर रुझान है। अब बात आ जाते हैं इसके जो राजनीतिक निहितार्थ है, राजनीतिक मतलब है, वो ये है कि देखिए इतिहास में ये लिखा जाएगा कि न्यू पेंशन स्कीम अटल जी की सरकार ने लाया और यूपीएस मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये एनडीए सरकार का फैसला है। जब 2 पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार देश में आई थी तब उन्होंने पेंशन के बारे में वो फैसला नहीं किया। जब उनकी 240 सीट आई, गठबंधन की सरकार आई, उसके बाद ये फैसला किया। ये कहा जाएगा फैक्ट के तौर पर। हालांकि इसमें जो कमेटी थी उसको पहले बनाया गया था और पेंशन को लेकर के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में दबाव भी है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उससे इसको जोड़ करके देखा भी जाएगा और इन्हीं चुनाव के मौसम में इसकी घोषणा किए जाने को भी राजनीति से जोड़ के देखा जाएगा। वो अपना एक फैसला है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना पूरा एजेंडा जो लगाया हुआ था, जिसमें जो उसके बड़े वायदे थे उसमें ओपीएस
और अग्निवीर योजना को खत्म करना, ये सब बड़ी बातें थी। और हालांकि ये नारा दे करके भी, ओपीएस लागू करके भी राजस्थान कांग्रेस हार गई बीजेपी से, हर जगह छत्तीसगढ़ हार गई। तो इसलिए इसका सियासी नफा नुकसान तो चूंकि पॉलिटिकल फैसला है तो हम करते ही हैं, लेकिन कुल मिला के विपक्ष का जो ये मुद्दा था उसको भी नरेंद्र मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, और जिस तरीके से जिस समय में इसको लागू किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। और दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष के दबाव में और चुनाव के परिणामों की सीटों की संख्या के दबाव में यह फैसला बहुत जल्दी लिया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपने दोनों ही पक्ष यहाँ पर रखे हैं और मुझे लगता है जो सरल शब्द, मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ क्योंकि वाकई में आप जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं एक आम भाषा में, वो वाकई लोगों के दिलो दिमाग पर उतर जाती है। चलिए ठीक है, तो आपकी इस चर्चा पर ही बेस्ड और जो सवाल आपने खड़े किए उसी को लेकर मैं चर्चा आगे बढ़ा रही हूँ। सवाल विजय जी पहला आपसे, पिछले 10 साल से भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आंदोलन ओपीएस एनपीएस वाला ये तो लगातार बहुत लंबे समय से चल रहा था। पिछले 10 सालों में भी कुछ नहीं दिखा, पेंशन संभव नहीं थी, ये भी तर्क है कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, ये भी तर्क है। और एनपीएस तो ठीक था ना, खूब तारीफ कर रही थी सरकार। अब क्या हुआ कि यूपीएस आपको लाना पड़ गया? देखिए पूजा जी, मैं बात बताना चाहता हूं, पूरे देश के सामने बात रखना चाहता हूं कि समय के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। समय, भौतिक काल और देश किस स्थिति में जा रहा है। जब हमने सत्ता संभाली थी तो पूरे देश को पता है हालात क्या थे। हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जो वन रैंक हमारी बैठी है कांग्रेस प्रवक्ता जो है, ये वहीं से आती है, सेना से आती है। कितने सालों से वो स्कीम रुकी हुई थी, OROP 30,000 करोड़ से ज्यादा हमने उसमें पैसा दिया है, जो ये मात्र 500 करोड़ देते थे। तो हमने देश को मजबूत किया, सेना लगभग नियुक्ति करती थी, सेना को मजबूत किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। पूर्वोत्तर में हमने किस तरह से अपसपा हटा के वहां एक शांति लाने का काम किया। हमने जिस तरह से इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया नक्सलवाद को, हमने नक्सलवाद खत्म करने, तो हर फील्ड में काम किया। तो एक दिन में या 4 दिन में सारे काम नहीं हो सकते। 10 साल में हमने देश मजबूत, राष्ट्र मजबूत, अर्थव्यवस्था मजबूत किया। तो अब हमारे जो ये बचे हुए काम है, और ये देखिए संवेदनशील सरकार है ये, आपने देखा होगा हम पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आए थे और हम एक किसानों के लिए एक लाए थे जो भूमि जो अर्जन करते थे तो उसका LAC के तहत लेते थे, उसको हमने मात्र 2 महीने के अंदर वापस ले लिया था। तो हम जो संवेदनशील सरकार है, अब मांग उठी लोगों के बीच से, और आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ये कहती है कि हम ये कर सकते हैं। तो हमने करके दिखा दिया। 90 पर सेंटर का जो ये पेंशन बिल हुआ करता था ना, सिर्फ मैं केंद्रीय कर्मचारियों को बता रही हूं, 3,272 करोड़ था, जो आज अगर मैं 20 और 21 तक के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो आज ये 58 गुना बढ़ गया है, 1,90,886 करोड़। कमोबेश यही स्थिति राज्यों के पेंशन बिल पर भी है जी। तो अब हम आर्थिक तौर पर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब सरकार के पास पेंशन के लिए पैसा भी आ गया है और आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया है। पहले तो पैसा ना होने का ही हवाला था ना। नहीं, पैसा होने का हवाला नहीं था। हम एक नई स्कीम लेके आए थे, बाजार के उस पे लेकर आए थे कि बाजार पे छोड़ दिया गया था कि भी उसमें क्या था कि उम्मीद हमें ऐसी थी, और उम्मीद क्या ठीक भी है। आज 80,000 पे हमारा सेंसेक्स है। देखिए आप, जो हमारा सेंसेक्स 80,000 पे पहुंच गया ना, तो हम एक बढ़ावा देना चाहते थे। जैसे हमारे देश के CEO नौजवान पूरे विश्व में आप देखेंगे 60% से ज्यादा है, तो हम एक उसको बढ़ाना चाहते हैं। IIT IIM में जाके किस तरह से बढ़ते थे, तो जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ रुझान था, सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान था, हम चाहते थे कि प्राइवेट में भी जाएं, वो नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो ये एक पहलू से सोचना, इसमें मैं कहता हूं एक संकीर्ण मानसिकता होगी। अब राजीव जी से 2 बातें रह गई जो उनको मैं पूरा करना चाहता हूं कि इस स्कीम के अंदर यह भी है, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसकी जो विधवा है या उनके बच्चे हैं, उनको 60% मिलेगा। ये भी इसके अंदर प्रावधान किया है। बाकी राजीव जी ने बता दिया कि हम एनपीएस में भी जा सकते हैं। कर्मचारी संगठन तो कह रहे हैं ना कि भैया हमारा क्यों कंट्रीब्यूशन आप ले रहे हो, हमारी ही पेंशन और हमें ही उसके लिए पे करना होगा। मसला तो वहीं का वहीं रह गया। के बैठे हैं विजय कुमार बंधु जी,
छलावा है। कितने कर्मचारी संगठनों का कल आया है बयान? पूजा जी, मैंने बहुत सारे चैनलों पे सुना है और मैं वहां मौजूद भी था जब मीटिंग खत्म होकर आई थी, तो वहां के कर्मचारी और जितने नेता थे इनके, उन्होंने सबने बड़ा स्वागत किया है। और ये कोई अंतिम थोड़ी है, जैसे एनपीएस बदल सकता है, जैसे पुरानी ओल्ड स्कीम बदल सकती है, जैसे ये बदल सकती है, बदलाव आ सकते हैं। आपके पास कोई है, किसी संगठन के पास कोई है, अगर हेल्दी कोई सजेशन है, किसी विरोधी पार्टी के पास है, विपक्षी पार्टी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है, दीजिए। सरकार ने विपक्ष तो कह रही है हमारा ही दबाव है कि आपको फिर रोल बैक करना पड़ गया। देखिए, राहुल गांधी जी की तो मैं समझता नहीं हूं। अभी मैं देख रहा था, वो कहते थे कि 60 साल में, 70 साल में, 75 साल में एक भी कोई अरबपति नहीं है। तो अब बताओ, इस पे मैं हंसूं या रोऊं? वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं या उनको कोई नौसिखिया इस तरह की जो स्क्रिप्ट लिख के दे देता है? आप मुझे बताइए, 16-17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 15-16 साल रही हैं, राजीव गांधी जी 5 साल से ज्यादा रहे हैं, मनमोहन जी 10 साल से ज्यादा रहे हैं, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो टॉप के 10 अरबपति हैं, ये किसके काल में बने हैं? तो आप किसको गाली दे रहे हो? तो इस तरह की बात करना मुंह से कुछ भी गैर जिम्मेदाराना सवाल तो उठेंगे ना विजय शर्मा। जब 303 थे तब ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। ऐसा तो था नहीं कि तब कर्मचारी संगठन सड़कों पर नहीं उतर रहे थे, लगातार उनके आंदोलन हो रहे थे। पूजा जी, जब हम 272 थे, 273 थे, तब हम OROP लेके आए हैं। ऐसा कहना गलत है। जहां जरूरी है, हमारे जितने सेना के कर्मचारी थे वो 40 साल से तो अग्निवीरों को मिलेगा, अग्निवीरों का इस पेंशन का लाभ मिलेगा? अग्निवीरों को तो हमने इतना दिया है कि कोई दे नहीं सकता है। ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अग्निवीर के पास कितने सारे फील्ड हैं। वो पढ़ाई कर सकता है, वो बाहर जाकर प्राइवेट में जॉब नौकरी कर सकता है, वो अपना व्यापार कर सकता है, वो जो अर्धसैनिक बल है उनमें जा सकता है, स्टेट की पुलिस में जा सकता है, सेना में भी हमारे वहां एक कोटा रखा गया है, निश्चित रखा गया है, वहां जा सकता है। हम बहुआयामी बनाने जा रहे हैं, बहुआयामी बन रहा है। हम जो एक सोच है संकीर्ण, एक छोटी सिर्फ कि आप फौज में भर्ती हो गए तो आपको वही रहना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरी वहां तक सीमित नहीं रख सकते। आज विश्व बदल चुका है। आज हमें ठीक है, इसका जवाब मैं अनुमाचार्य आपके पास आ रही हूं, लेकिन विजय कुमार बंधु, अब इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ये छल किया गया है, एनपीएस की बहुत तारीफ की जा रही थी, लेकिन असली जो बुढ़ापे की लाठी है वो ओपीएस ही है। भाई, अब तो अपना कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने बढ़ा दिया, 14 से 18.5% कर दिया है। विजय जी, अभी जी बिल्कुल, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ये अंतिम नहीं है, मतलब अंतिम नहीं है। जैसे एनपीएस से यूपीएस हो गया, जैसे ओपीएस हो गया, तो ओपीएस से यूपीएस हो गया, तो यूपीएस से ओपीएस भी हो जाएगा। हम इनके बयान का स्वागत करते हैं। और यही काम कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि एनपीएस वाले को भी ओपीएस में विकल्प रखा गया है। ऐसा माननीय मंत्री जी का कल का बयान है मीडिया में कि एनपीएस वाला यूपीएस में आ सकता है, विकल्प ले सकता है। मैं कहता हूं, आप एक विकल्प आप दे दीजिए कि ओपीएस कौन लेना चाहता है, आप दे दीजिए विकल्प एक। अगर आपको लगता है कि शानदार योजना है, बेहतर योजना है, तो विकल्प दे दीजिए ओपीएस का। नहीं तो ओपीएस लागू होता है तो फिर तो सरकार पे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है ना। हमें क्या तो अभी कहा जा रहा है कि यूपीएस ओपीएस जैसा है, यूपीएस ओपीएस जैसा है, क्योंकि उसमें बता दिया कि बेसिक सैलरी का 50% है। जबकि अभी इसमें भी झोला है, बेसिक सैलरी का 50% नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये साल भर का जो आपका वेतन होगा उसके बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, औसत पर 50%। और अगर 50% ही बेसिक को आपको देना है तो ओपीएस में भी तो बेसिक का 50% था, फिर ओपीएस से इतनी दिक्कत क्यों, उससे नफरत इतनी क्यों? और 20 साल आज इसको हो गए, लगभग 4 से लेकर 24 साल। इस 20 साल में जिन लोगों ने एनपीएस का टेंस झेला है, जिन लोगों ने इस एनपीएस में पीड़ा सही है, उसका क्या होगा? कल आप 20 साल बाद इसको बदल दे रहे हैं, अगले वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर यूपीएस को बदल देंगे। तो नहीं, तो उनके लिए व्यवस्था की है ना, तो एरियर ब्याज के साथ मिलेगा, ये उनको व्यवस्था दी है। अब और इसमें बदला क्या नहीं, एनएसडीएल वही है,
PFRDA बिल हुई है, 10% कटौती हुई है, सारी चीज तो वही है। आपने किया क्या? आपने सिर्फ एक नाम बदला है। वैसे भी ये सरकार नाम बदलने में होशियार है, हर चीज का नाम बदल देती है। तो नाम बदलने से काम तो नहीं बदल जाएगा। और अगर बदलना ही है तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सरकार से, आज आपको मैं बताऊं, पूरे देश का कर्मचारी एनपीएस से जितना नफरत करता था, जितना दुखी था, उससे ज्यादा ओपीएस पर उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। और जिन लोगों की बात किया इन्होंने कि वहां पर कर्मचारी नेता थे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं, एक भी आदमी, सबके सब ओपीएस ले रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री की मीटिंग में थे। अगर इतनी खूबसूरत ओपीएस है तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो ओपीएस लेंगे और हमको एनपीएस कभी बताएंगे अच्छी है, फिर कभी ओपीएस बताएंगे अच्छी है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके कर्मचारी संगठन ही इस मुद्दे पर बट जाएं। नहीं, कर्मचारी संगठन बटेंगे। जो ओपीएस के अंदर हैं वो पहले भी छल किए, आज फिर छल कर रहे हैं। 2004 में इन्हीं लोगों की वजह से एनपीएस आई, आज इन्हीं लोगों की वजह से ओपीएस सरकार ला रही है। कर्मचारी इकट्ठा है, कर्मचारी तय कर रखा है, हमें चाहिए ओपीएस, हम उससे पीछे। और जो टेस्टिंग है, जो बेहतर है, जो सामाजिक सुरक्षा का पैमाना है, उससे आप भाग क्यों रहे हैं? अगर हमने 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवाएं दी हैं तो सामाजिक सुरक्षा देने में आपको पीड़ा क्यों हो रही है? क्यों आप इधर से उधर खेल कर रहे हैं? 10%, 14%, 18%, और जो 18%, 18.5% देने की बात करी, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। क्यों आप पैसा दे रहे हैं लोगों को? लेकिन जो आपके मंजीत सिंह पटेल है वो तो कह रहे हैं कि इससे बेटर तो एनपीएस है। वो तो ये कह रहे हैं इससे बेटर तो एनपीएस है। मैं कह रहा हूं कि सबसे बेहतर ओपीएस है, और इस देश का 1 करोड़ से ज्यादा एनपीएस में जो पीड़ित है वो ओपीएस के पक्ष में खड़ा है। आज भी लगातार लोगों को ट्वीट आ रहे हैं, ओनली ओपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस। मंजीत सिंह पटेल आप ही के हमारा नहीं। हाँ, नहीं, मंजीत सिंह पटेल आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना? मैं बता रहा हूं। हाँ। पूरे देश, मैं बता रहा हूं, पूरे देश का जो कर्मचारी है वो एक लाइन में, एक स्वर में खड़ा है, हमें ओपीएस चाहिए। कम है दे दीजिए, पुरानी है दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत। हमें ज्यादा क्यों देना चाहते हैं आप? हम जब तैयार है पुरानी लेने को, देश का कर्मचारी तैयार है, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कम वाली दे दीजिए, पुरानी वाली दे दीजिए। तो ठीक है ना, थोड़ा सरकार आगे बढ़ी ना। कम वाली दे दीजिए। आपके आंदोलन का, आपके विरोध का दबाव पड़ा तो सरकार आगे बढ़ी। ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि आंदोलन का असर पड़ा, लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर पड़ा, और अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में जो चुनाव है वहां की इंटरनल रिपोर्ट है कि पेंशन आंदोलन ने इस सरकार को नींदें हराम की हैं। और ये हमारे आंदोलन की ताकत है, देश के जो नौजवान इकट्ठा है उनकी ताकत है, और इसी ताकत पर एक दिन हम सब लोग ओपीएस लेंगे। अभी माननीय जी ने बहुत अच्छी बात बोला, प्रवक्ता ने, कि जब एनपीएस अंतिम नहीं थी तो यूपीएस भी अंतिम नहीं है, तो अगला कदम ओपीएस पर। ठीक है, तो अनुमा आचार्य, ये आप ही के एक चुनावी हथियार पर वार है केंद्र सरकार का? नमस्कार पूजा जी। 8.5 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और मुझे मत टोकें। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, या फिर ऐसे ही रखे जाते हैं, जानते कुछ नहीं है। कुंठा कुछ ऐसी कि उस क्षेत्र में जरूर घुसेंगे जिसमें उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं है। अब ये बोलते हैं ओआरओपी दिया। अरे विजय जी ऐसे नहीं, विजय जी ऐसे नहीं, बंद करिए, बीच में नहीं विजय जी, मैं मौका दूंगी। देखिए ऐसे टाइम वेस्ट होता है, ये टोका टोकी में सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। मैं मौका दूंगी आपको बोलने का। बोलिए अनुमा जी। नहीं, मैंने रोका नहीं है, उनके भाषा किस तरह संयम के साथ कर रहे हो, संयम के साथ। देखिए फौज में रही है, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। मैं सभी पैनलिस्ट से दरख्वास्त कर रही हूँ। अनुमा जी बोलिए। के मेंढक हैं और ओआरओपी आज तक नहीं मिला है। मुझे 25 साल की सर्विस के बाद भी आज ओआरओपी नहीं मिलता है, इसलिए ये झूठ तो देश की जनता के सामने ना बोले। दूसरी चीज, कांग्रेस की सरकार के समय 2007 में देश विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना बन चुका था। 32 स्क्वाड्रन थी, आज भी हमारे पास 33 स्क्वाड्रन है। तो क्या बकवास करते हैं ये कि इन्होंने सेना को कुछ मजबूत किया है? इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। तीसरी चीज, बात आती है ओपीएस की, तो मैं बता दूं कि ये जो यूपीएस है, ये दरअसल यू टर्न इसलिए मारा गया है क्योंकि विपक्ष मजबूत है, देश का लोकतंत्र मजबूत है, और ये न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी, और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक ओपीएस मिलती नहीं। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि पुरानी बोतल में नया माल बेच रहे हैं ये। पहले एनपीएस में
10% सरकार देती थी, 10% कर्मचारी देता था। फिर 4 साल पहले कर दिया 10% कर्मचारी देता रहेगा, 14% सरकार देगी। अब उसी को 18.5% कर दिया है। पहले जो ओपीएस था वो 20 साल की सर्विस के बाद मिलता था, इन्होंने 25 साल करके वहां पैसे बचाने की कोशिश की है, जबकि प्रधानमंत्री खुद इतने बड़े फिजूल खर्च हैं। और दुर्भाग्य से जब ये राहुल गांधी के ऊपर ये लोग बोलते हैं तो सिर्फ कुंठा झलकती है। ये कहते हैं अग्निवीरों को ये बहुआयामी बना रहे हैं। जी, अग्निवीर आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी न्यूज बन रही है, ये बन रहा है बहुआयामी व्यक्तित्व उनका। तो ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदल के करना चाहती है। इस उल्टी पुल्टी स्कीम जिसे यूपीएस कहते हैं, इसे तो इनको खारिज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके थे, उसके बाद ये कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि क्या चालाकी है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, अभी तो लागू भी नहीं किया जा रहा है। एक और चीज है, इसमें कहा है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। मैं ऐसा आपको बताना चाहती हूं कि पहले यह नियम था कि अगर कर्मचारी की मृत्यु उसके रिटायरमेंट के 7 साल के पहले हो जाती है तो उस 7 साल तक वही पेंशन मिला करती थी जो कर्मचारी को मिला करती थी, उसके बाद ही वो फैमिली पेंशन में तब्दील होती थी। तो यहां पर भी पैसा बचाया जा रहा है। कम्यूटेशन की जो बात है, कम्यूटेशन जो मिलता था ओपीएस में, इसमें कम्यूटेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। और ये क्या बात है कि एनपीएस ले लो, नहीं तो ये भैया नई मामा से काना मामा। अच्छा, तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन क्या करता? लेकिन अनुमा जी मैंने आपको सुना, ठीक है, यानी आपका मुद्दा आपके पास अभी भी है, ये मैं मानू ना। लेकिन फिर सवाल ये उठता है ना, अब आप, क्योंकि अब तो आप विपक्ष में आ गए हैं, जब सत्ता पक्ष में थे इसी एनपीएस को लागू करने वाली आपकी पहली सरकार थी। मैं 10 साल आप रहे ना, और ये अधिकार तो सरकार के पास होता है, आप ओपीएस ले आते। फिर आप एक ऐसा इकलौता चैनल है जिसने जून 2023 में और नवंबर 2023 में ओपीएस के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे कवर किया था। आप इकलौते हैं, और मैंने आपकी उस दिन भी तारीफ करी थी। लेकिन एक चीज याद दिला दूं, आप मुझे बताइए 2004 से 14 के बीच में ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन हुआ था जिसके कारण ओपीएस को लागू करने की मांग उठी थी? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, सुन लीजिएगा। जब हम लोग 2004 में हमारा परमानेंट कमीशन यानी पेंशनेबल सर्विस का समय आया, उस समय अटल बिहारी जी की सरकार थी। उन्होंने हम लोगों को, जिनको 1991 में पेंशन के अधिकार की बात की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर में, हमें नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया जी नहीं मिलेगी आपको। हम कोर्ट में गए, हमने लड़ाई की। कब लड़ाई की? जब हम उससे प्रभावित हुए। तो जब सरकार का कोई निर्णय होता है, जब वो अमल में आता है और जब किसी को वो प्रभावित करता है, तब उसकी मांग उठती है। तो 2004 से 14 के बीच में हमने उस तरह के आंदोलन नहीं देखे। लेकिन जब भी सरकार जागे, जब भी जनता अपनी मांग शुरू करे। लेकिन आपने राजस्थान में तो लागू कर दिया था ना, राजस्थान में तो ओपीएस लागू कर दिया था, तो उसका भी चुनावी लाभ आपको नहीं मिला। चुनावी लाभ की बात नहीं है मैडम पूजा जी, ये सामाजिक सुरक्षा की बात है। हमारे देश का कर्मचारी जो हमारे सरकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है, एक सिस्टम बनाता है। प्रोफेसर विनीत, तो इसका मतलब यही निकाले ना कि नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है। एक तो वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब। दूसरी चीज सुनिए ना, एक तो ये नहीं मामा के बजाय काना मामा के लिए लोग जवाब दीजिए प्रोफेसर विनीत, जवाब दीजिए। कि ये भागते भूत की लंगोटी है, लेकिन हम उस न्याय का जवाब तो ले लूं अनुमा जी। ओपीएस लेकर रहेंगे। हाँ बोलिए। अपने मामा इटली से बुलाइए मामा जी को, फिर बात करेंगे हम लोग। पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये अशिष्ट और अभद्र। अरे भैया आप शांत। प्रोफेसर विनीत, अभी आप ही के सहयोगी विजय शर्मा इसी बात को लेकर कह रहे थे ना, मर्यादित शब्द। आप 60 साल के, है ना? ठीक है पूजा जी, चलिए ठीक है अनुमा जी, ठीक है, अब शांत रहिए, बोलिए। पूजा जी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आपको अपना देखना चाहिए था, जबकि बीजेपी के प्रतिनिधि जो इस उम्र में है, आपने उनको कहा कुएं के मेढक के बारे में। पूजा जी, मैं हमेशा से समझता था कि विपक्ष जो है ना, देशभक्त विपक्ष है, पर ये रोंदू विपक्ष है। आप एक बात बताइए, आपने बहुत बढ़िया आंकड़ा पेश किया है। आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में, या आप राजस्थान की बात कर ले, छत्तीसगढ़ या मेरे स्टेट बिहार की बात कर ले, पेंशन का अमाउंट उनके टोटल टैक्स कलेक्शन का 80% और 60% है। उसके बाद से कैसे आप काम करेंगे? इनके पास पैसा नहीं बचेगा तो केंद्र सरकार से पैसा मांगेंगे। और इस पैनल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे, क्या आर्थिक रूप से देश सुदृढ़ हो या नहीं हो? 10 साल में आपने बहुत बढ़िया बात कही पूजा जी, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं कह दिया? उस समय तो मनमोहन सिंह मिलकर कहते थे कि नहीं, एनपीएस को लाना चाहिए।
आरबीआई ने वार्न किया था कि अगर ये कंटिन्यू रहा, ओपीएस कंटिन्यू रहा तो रीढ़ की हड्डी सरकार की टूट जाएगी। आरपीएस का डॉक्यूमेंटेड है। पूजा जी, सबसे सीधी सी बात है कि ये जो सरकार है कोई भी लोक कल्याणकारी योजना लाती है, पहले तो विपक्ष के दबाव में हम काम नहीं करेंगे, उसका जब सही समय आएगा काम किया जाएगा। 240 हो या 330 हो या 282 हो, हमारा विल पावर और दृढ़ शक्ति अभी भी कम नहीं हुआ है। हाँ, और तो इंडिया ये का जागे हर भी घटक तब ना जब 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 2 में चुनाव होना बाकी है, आगे दिल्ली है, उसके बाद बिहार है। पूजा जी, देश में ऐसा कौन सा राज्य है कि हर साल चुनाव नहीं होता है? तो ये क्या चुनाव के कारण हम लोग काम करना बंद कर दें? पहली बात। दूसरी बात, अभी मैडम कह रही थी कि हमारा जो आर्मी का जो था स्क्वाड्रन जो था 4th रैंक था। अरे जरा पूछिए कि क्या उस समय निर्यात होता था डिफेंस इक्विपमेंट का, जो आज देश में 21,000 करोड़ का। करना चाहूंगी अनुमा जी, आ रही हूं मैं, आपको 10 सेकंड दूंगी, तब आप रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, लेट मी फिनिश। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी और एनडीए की सरकार, जहां पे प्रजा परेशान होगी हम उस चीज को बदलेंगे। एनपीएस तो 10 साल में ये प्रजा परेशान नहीं दिखी क्या? इतने मूवमेंट्स यहाँ पर किए गए सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, उन 10 सालों में नजर नहीं आया। जब आप 303 से 240 पे आ गए, प्रोफेसर विनीत, यही कह रहा है ना विपक्ष भी। पूजा जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं या नहीं करती हैं? किसी मामले में, इक्विटी में या यूलिप में या म्यूचुअल फंड में? ये बिल्कुल एक साधारण सी समझ है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से उसमें पैसा बढ़ता है, और अगर इतना ही खराब होता तो मनमोहन सिंह जैसा आपने कहा क्यों नहीं बदल दिया? पर हमें लगा कि नहीं, ये परेशानी का सबब है। तो फिर क्यों यूपीएस लाया गया है? लागू रहने देते हैं एनपीएस को। हमने पूजा जी क्या कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्रो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर हमारी प्रजा दुख होगी तो वहां के राजा जो है उसको बदलेंगे जरूर उसको, और हमने ये काम किया, तो इसीलिए उसका स्वागत कीजिए और रोइए मत। ठीक है, फराज किदवई साहब, अनुमा जी आ रही हूं, 10 आपको दूंगी मैं 10 सेकंड। फराज किदवई साहब, मत रोइए, प्रजा दुखी होगी तो सरकार तो काम करेगी। पूजा जी देखिए, 2 चीजें तो यहाँ पर क्लियर हुई। हमारे चिराग पासवान जी की जो पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर साहब, इन्होंने 2 बातें कही। हाँ। एक तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि देश की जनता जो है ना, वो प्रजा नहीं है और नरेंद्र मोदी राजा नहीं है। देश की जनता देश की सम्मानित जनता है। प्रजा आपके लिए होगी, हमारे लिए देश की सम्मानित जनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी राजा आपके लिए होंगे, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी। तुलसीदास ने जब लिखा था उस समय लोकतंत्र था। रुकिए विनीत जी, रुकिए। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान जी को अब सामने आकर के ये स्टेटमेंट देना होगा कि वो एनपीएस चाहते हैं और ओपीएस का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके ऑफिशियल प्रवक्ता बैठ करके एनपीएस की यहां पर वकालत कर रहे हैं। और जो आप फिस्कल प्रूडेंस की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, जो इस सरकार ने यूपीएस के तहत जो 14% से 18.5% किया है, उससे मात्र 6,250 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन आएगा देश पर। जाइएगा और चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली एक अगली पेंशन स्कीम है। अगली पेंशन स्कीम मैं इसलिए बोल रहा हूं पूजा जी कि पहले जो ओरिजिनल ओपीएस थी, उस ओरिजिनल ओपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था, यहां पर आपने 10% कर दिया। दूसरा है आप बिटवीन द लाइन्स, दूसरा जो इसमें हिडन चीज है वो आप लोग शायद नहीं हम लोग देख पाए हैं, ये जो 18.5% जो सरकार ने किया है, ये घटाया भी जा सकता है, ऐसा इसके प्रोविजंस में लिखा हुआ है। यानी कि जब इनको लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में नहीं, ये वोट तंत्र में बिलीव करती है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, अब 2 स्टेटमेंट मैं यहां पर कोट करूंगा पूजा जी। तो वोट तंत्र में कौन बिलीव नहीं करता? फराज किदवई साहब, आप देखिए, कुछ भी कीजिए, आपके 4 से 14 का हिसाब भी तो फिर मांगा जाएगा ना। तर्क कुछ भी कीजिए कि अमल लाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, उसके बाद पता चलता है कौन सी स्कीम कितनी बेनिफिशियरी है। आप तर्क कुछ भी दीजिए, लेकिन 4 से 14 का हिसाब आपसे भी मांगा जाएगा। पूजा जी, हम 4 से 14 का हिसाब देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ। लेकिन अश्वनी वैष्णव जी का आज का ये स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़िएगा, जिसमें अश्वनी वैष्णव जी बोलते हैं कि एनपीएस वाज इम्प्लीमेंटेड एज अ मेजर फिस्कल रिफॉर्म इन 2004 एज द प्रीवियस ओपीएस वाज अ फिजिकली ट्रेनिंग अरेंजमेंट। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से
कि फिस्कल प्रूडेंस आपको याद आता है कर्मचारियों के ओपीएस को लेकर के, लेकिन आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों का जो टैक्स है वो 30% से 22.5% कम कर देते हैं और 1.5 लाख करोड़ का चूना हर साल लगता है। वहां फिस्कल प्रूडेंस आपका कहां चला जाता है? आप 11 लाख करोड़ के एनपीए राइट ऑफ कर देते हैं, वहां आपको फिस्कल प्रूडेंस नहीं याद आती है। फिस्कल प्रूडेंस आपको याद आती है कि अगर कर्मचारियों को कहीं पेंशन न देनी पड़ जाए। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो प्रधानमंत्री जी मिर्जा गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, इनके वादों पर सुनिए, जो ये लोग वादे और इरादे जो सब किया करते हैं। वही मैं मिस कर रही थी जी पूजा जी, कि तेरे मिर्जा गालिब ने कहा है ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, हम खुशी से मरना चाहते हैं अगर एतबार होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप जो झूठे वादे करते हैं, ये जो आप झूठे प्रॉमिसेस करते हैं पूजा जी, अगर इनके ऊपर हम शायद मरने तक इन पर भी यकीन अगर कर ले, लेकिन ये वादे और ये इरादे इनके जो है वो पूरे नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि ठीक है पूजा जी 20 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड दे रही, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। पूजा जी, पीडीए के झंडा बरदार और आधुनिक सामाजिक न्याय और आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के लड़ाई के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर ला दिया है ताकि वो यू टर्न वाली सरकार, ये सरकार यू टर्न वाली है। चाहे आप वक्फ बिल देख लीजिए, उसको इन्होंने जेपीसी में भेज दिया, 3 काले कृषि कानून, उसको इन्होंने यू टर्न वाली सरकार, क्या ये टैग लग जाएगा क्या? पहले 4 फैसलों पर हम लगातार डिस्कशन कर ही रहे हैं जिस पर रोल बैक किया गया, अब यहाँ ओपीएस की जगह यूपीएस। देखिए पूजा जी, फराज जी ने ये तो मान लिया कि हम संवेदनशील सरकार है। अगर हमारी प्रजा, अब इनको मैं प्रजा और जनता में फर्क समझा देता हूँ। प्रजा जो है वो हिंदी का शब्द है, प्रजा और जनता एक ही होता है। आपकी मानसिकता में जरूर किसी तरह की होगी क्योंकि आपके यहाँ पे परिवार का राज है, तो आप बीच में नहीं फराज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था फराज जी, मैं आपके बीच। अब मैं इन्हें बता देता हूँ, हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता ने 2-3 चीजें बोली। क्या आप भूल गए? देश के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है राफेल खरीदने के लिए, जो वाजपेयी सरकार ने पूरा किए थे, वो आगे बात बढ़ाई थी। अब वो हम मोदी सरकार में लेके आए हैं। 22,000 करोड़ का हमने निर्यात कर दिया, हमने कितनी कंपनियां बना दी, हमने चिनूक, अपाचे, हेलीकॉप्टर लेकर हम आए। आप मुझे बताइए, अमेरिका से पनडुब्बी बना रहे हम, क्या बातें कर रहे हो आप? 33,000 करोड़ से ज्यादा हमने ओआरओपी में दे दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, लोग आप निकाल के दिखाइए किसको दे दिया? पूजा जी को दे दिया, मेरे को दे दिया, सारे फौजी भाइयों के पास गया 33,000 करोड़ से ज्यादा। तो आप यहाँ बैठ के आपकी पता लग रही है, आप हंस रहे हो टीवी चैनल के, यहाँ गंभीर विषय पे एक चर्चा हो रही है, आप हंस रहे हो। आपको पता है जब मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी तो हमारी 5 फ्रजाइल में थी हमारी अर्थव्यवस्था। आज हम तो यही हवाला दिया जाता था ना जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिस पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब वो एनपीएस का जो बकाया मांगती थी, तब यही कहा जाता था पैसा नहीं है। पीएफआरडीए क्या कहता था? बाजार में लगा दिया है, नहीं मिल पाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। पूजा जी, विश्व की सबसे 5वीं कमजोर अर्थव्यवस्था थी, हम 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए। तो ये कैसी बातें करते हैं बैठ के, जो मर्जी कह देते हैं। ठीक है, आप फौज में रहे हो, आपका सम्मान है, पर यहाँ झूठ तो मत परोसिए। सबको पता थी बैंकों का क्या हाल था, बोलिए लोग वो कर रहे थे, चुनाव था, पैसे बांटे थे लोगों को। बोलिए अनुमा जी। पूजा जी, पहली चीज तो ये कि लोकतंत्र के सबक अभी भी बीजेपी वालों ने सीखे नहीं है। अभी तो हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे, अभी तो हम अग्निवीर भी बंद कराएंगे। अब सरकार वही करेगी जो विपक्ष कहेगा, और कान खोल के और दिमाग खोल के समझ लीजिए ये बात। दूसरी चीज, झूठ बोलने का केवल यूएसपी बीजेपी के साथ है। आज के सबसे खर्चीले प्रधानमंत्री, जो तनख्वाह तो 3 लाख है लेकिन कपड़े 1 करोड़ के पहनते हैं 1 महीने में, और आज की सेना इतनी कमजोर है, 2 से 2.5 लाख हमारे सैनिक कम हो गए, हम 2 फ्रंट के वॉर लड़ रहे हैं, उसके अलावा वरिष्ठता का क्रम टूट गया है। ये सारा का सारा जो एक नैरेटिव है, ये बीजेपी का बनाया हुआ है। पहले हमारी सेना वाकई बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन आज अंदर से तोड़ा है सेना को, और ये बकवास करते हैं। इसीलिए बता रही हूं कि इनको तो अग्निपथ भी अभी हटाना पड़ेगी, अभी तो ओपीएस भी देना पड़ेगा, और ये सारी चीजें। और अब रही बात अर्थव्यवस्था की, ये अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या पांचवी कर रहे हैं? जरा देखिए तो, हमारा नंबर 148वां है प्रति व्यक्ति आय में। अडानी और अंबानी की आय बढ़ने से और उनके आमदनी बढ़ाने से, उनके व्यापार बढ़ाने से, उसको देश के पूरे औसत के साथ जोड़ देने से आप कहेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये देश आगे नहीं बढ़ रहा है।
और आप कान खोल के सुनिए कि अब तो आपको हर बार यू टर्न करना पड़ेगा और ओपीएस। बोलिए प्रोफेसर विनीत, जवाब दीजिए। एक सच ये भी है ना कि पेंशन के मामले में 44 देशों की रैंकिंग में भी हम 41वें नंबर पर आते हैं, ये भी एक सच है। पूजा जी, उसी बोझ को तो ढो रहे हैं हम लोग। 10 साल से कोशिश की जा रही है कि उसको खत्म। मैम देखिए, मैम जी मेरे पास वक्त कम है, मैं फिर से इस कन्वर्सेशन में फौज में है तो आपकी चीजें हमारे देश के लोगों को कही जा रही है, बोझ कहा जा रहा है सरकार। बात तो रखने दीजिए, बोलिए। मैंने तो आंकड़े दे दी। अरे यार पूजा जी, ऐसे कैसे होगा? आप महिला है फौज में, तो इसका मतलब कुछ भी बोलते रहिएगा। पूरी बात सुनिए, जक रिएक्शन मत दीजिए। कुछ भी नहीं बोलेंगे, जनता को कुछ नहीं बोल सकते आप अपने आप। पूजा जी, फिनेंशियल अनुमाचार्य जी, अनुमाचार्य आपका कभी ऐसा रवैया नहीं रहता है। जनता को बोझ इनका रवैया सही रहता है पूजा जी, जब भी बैठे ऐसी बात करती हैं ये। नहीं, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं प्रोफेसर विनीत, that cannot be vetted by you. Thank you. No, it is not accepted. बोलिए प्रोफेसर विनीत, अपनी बात रखिए, जो सवाल उठाए गए अपनी बात रखिए। पूजा जी, हमने कहा कि कोई कुछ भी बोल ले, एनपीएस और ओपीएस का बेस्ट कॉम्बिनेशन यूपीएस है। इसको प्लीज, इसको वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। और अभी किदवई साहब कहते हैं, गाली को कोट कहते हैं, हम तो दिनकर को कोट करेंगे कि जो सत्य जानकर भी सत्य नहीं कहता है, जो लालचवश मूक विवश रहता है, उस कुटिल राजतंत्रिक हृदय को धिक है और मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। और ये बात जान लीजिए ना विनीत, जिन्हें आप फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। विजय कुमार बंधु को आप सुन रहे होंगे। नहीं, अब एकाध लोग हो जाए अपवाद होता है, बट एक्सेप्शन रूल नहीं बनाता है। और विपक्ष इस भ्रम में नहीं रहे कि मुझे भी समझ दिया जाए। आ रही हूँ। एक बार फराज किदवई साहब, उनका और मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। बोलिए फराज किदवई साहब। देखिए पूजा जी, प्रधानमंत्री जी के साथ अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रधानमंत्री जी अपने चाटुकारों से इतना ज्यादा घिर चुके हैं और शायद उम्र भी उनके ऊपर हावी हो रही है कि वो सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नाश। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी मंत्री अपने राजा से डर करके उसको गलत राय देता है, डॉक्टर अपने मरीज के रिश्तेदारों से डर कर उसका सही इलाज नहीं करता है, तो जनता का नाश निश्चित होता है। तो प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में अपने जिन चाटुकारों से घिरे हुए हैं, जिन लोगों से घिरे हुए हैं, उनको बस खाली एक होता है ना कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी वाले एटीट्यूड से प्रधानमंत्री जी निकल नहीं पा रहे हैं। और पूजा जी, आपने दूसरी बात एक अभी कही थी कि पेंशन के जो देश, मतलब ये जो पेंशन वाला फंड था, ये जोखिम वाला फंड था, राजीव रंजन जी ने कहा था। तो देखिए, ये इन्होंने खाली देश की जनता का जो सरकारी कर्मचारी थे उनके फंड को जोखिम में नहीं डाला, इन्होंने मणिपुर की महिलाओं को भी जोखिम में डाला, इन्होंने भारत के किसानों को भी जोखिम में डाला, इन्होंने देश के नौजवानों को भी जोखिम में डाला और इन्होंने देश के विद्यार्थियों को। मैं विजय कुमार बंधु के पास जा रही हूँ। अब आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी इंडिया एनडीए दोनों के ही आपने पक्ष सुन लिए हैं। मैं समझना चाहूंगी ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह जाएगा क्या? क्योंकि जो सरकार आती है वो समय की मांग को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए, विपक्ष को देखते हुए वो फैसले ले रही है, लेकिन मुद्दा तो आज भी वहीं का वहीं रह गया ना। ये देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और बड़ी स्पष्ट कर रहा हूं, ये सत्ता और विपक्ष का मामला नहीं है। ये मामला देश के नौजवानों का, उन शिक्षकों कर्मचारियों का। अभी 5 सितंबर आएगा, राष्ट्रभक्त राष्ट्र निर्माता बोला जाएगा शिक्षक बेहाल है और 5 सितंबर को आप उसको सम्मान दे देंगे। बाकी दिन क्या करेगा? एनपीएस में 1200 रुपए पा रहा था, पान की दुकान लगा रहा था और हम विश्व गुरु बनेंगे। दूसरी बात, अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात कही थी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल माना, उनको ओपीएस देने की बात कही। ये सरकार राष्ट्रभक्त होते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। मतलब इस देश की रक्षा करने वालों के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा न देना पड़े, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। एक चीज। दूसरा, प्रोफेसर साहब ने कहा कि भार पड़ेगा। पहली बात तो मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, ये भार शब्द वापस करिए। इस देश में नेता 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 4 पेंशन ले रहा है, सुविधा ले रहा है, भत्ता ले रहा है। कभी प्रोफेसर साहब ने आंकड़े हमको दे देते तो अच्छा लगता कि नेताओं पर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उसका आपने कभी नहीं दिया। ये सत्ता विपक्ष का सवाल नहीं है, इस देश की सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। और 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी ये, और अभी इसमें क्या किया, हमारा 10% पैसा जो उसमें जाता तो यूपीएस में उसको भी ले लेंगे। 20 साल में जो
फुल पेंशन मिलती थी, अब उसको 25 साल कर दिए। इसका मतलब तो आगे आपकी क्या रणनीति? बहुत कम शब्दों कमाल में की चीज है। एनपीएस से भी जी, एनपीएस से भी यूपीएस बुरी है। हमें ओपीएस चाहिए और हम देश भर के शिक्षकों कर्मचारियों जो आक्रोशित हैं, मैं आगे अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक करूंगा और उसके बाद आगे की तो चलिए ओपीएस के बाद अब यूपीएस को लेकर हरियाणा महाराष्ट्र में जो एनपीएस के साथ जो लड़ाई चल रही थी वो आगे भी जारी रहेगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से सरकारी कर्मचारी, सरकारी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, अभी भी कई ऐसे संगठन हैं जिनके बीच इससे राहत नहीं बल्कि वो वापस ओपीएस की ही मांग